हेलो एंड वेलकम टू एस एकेडमी। गाइस, कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में हमारा नया चैप्टर है मौर्य साम्राज्य। गाइस, पिछले चैप्टर्स की तरह यह चैप्टर भी कई पार्टों में डिवाइड होगा। 4 से 5 पार्ट या जितने भी ज़रूरी पार्ट होंगे उसमें डिवाइड होगा, जिससे वीडियो की लेंथ लंबी ना हो। गाइस, सभी चीज़ें नोट्स के फॉर्म में हैं। इस पहले चैप्टर में मौर्य साम्राज्य को जानने के जो विभिन्न स्रोत हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है अभिलेख, उसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे होंगे। इसके बाद फिर पुस्तकें आती हैं और फिर अन्य पार्ट में हम वहाँ की राजनीतिक स्थिति या अन्य चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। गाइस, सभी चीज़ें नोट्स के फॉर्म में हैं, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा और वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको भी वो याद हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक मौर्य साम्राज्य। गाइस, जैसे किसी भी समय काल, इतिहास के किसी भी टाइम पीरियड में जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमें उस समय काल में उस समय काल के जो भी स्रोत हमें मिलते हैं उनसे हम यह पता लगा पाते हैं कि उस समय काल में किस प्रकार से प्रशासन था या किस प्रकार से उस समय काल की परिस्थितियां रही होंगी। उसी प्रकार से मौर्य साम्राज्य के भी कुछ स्रोत अवेलेबल हैं आज, जिनके माध्यम से हम यह अनुमान लगाते हैं या हम जान पाते हैं कि उस समय काल में किस प्रकार की परिस्थितियां रही हैं, किस प्रकार का प्रशासन रहा है या उस समय काल में किस प्रकार की घटनाक्रम हुए हैं। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के भी कुछ प्रमुख स्रोत अवेलेबल हैं जिनसे हमें उस समय काल के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे प्रमुख है अशोक का अभिलेख। अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए थे जिनसे उस समय काल के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यानी कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र भी हमें काफ़ी हद तक उस समय काल की जानकारी प्राप्त होती है। इस पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन यह उस समय काल के प्रशासन के बारे में हमें जानकारी देती है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है मेगास्थनीज की इंडिका। इससे भी हमें काफ़ी हद तक उस समय काल की जानकारी प्राप्त होती है। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे प्रमुख स्रोत जो था वह था अशोक का अभिलेख। इससे जो भी हमें जानकारी प्राप्त होती है इस स्रोत से, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि अब तक कितने स्थानों से। गाइज, इसमें सभी चीज़ें नोट्स के फॉर्म में है, तो सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। आप इन्हें नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट लेने, आप उसको बाद में नोट डाउन कर सकते हैं। और ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी चीज़ आप स्किप ना करें। और चैप्टर खत्म होने के बाद उम्मीद करेंगे आप सभी क्वेश्चन, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का हो, आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ओके गाइज, तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि अब तक कितने स्थानों से यह प्राप्त हुई है। यह 45 स्थानों से प्राप्त हुई है और 181 विषयों पर हमें अशोक के अभिलेख देखने को मिलती है। अगर हम लिपि की बात करते हैं तो लिपि में हमें सबसे प्रमुख भाषा जो है इसकी थी वह थी प्राकृत भाषा। ब्राह्मी लिपि भी सर्वाधिक, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में सर्वाधिक लेख हमें देखने को मिलते हैं। अन्य लिपियों की अगर हम बात करें तो पश्चिमोत्तर में जो हमें प्राप्त हुए हैं उनमें खरोष्टी लिपि थी। सीमांत क्षेत्र से यूनानी और आरमाइक लिपि के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो कि सीरियाई, आरमाइक यानी सीरियाई भाषा थी, उसके लेख हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि पश्चिमोत्तर में हमें खरोष्टी लिपि और सीमांत क्षेत्रों में हमें यूनानी और आरमाइक जो कि सीरियाई लिपि थी, उसमें हमें जो लेख प्राप्त हुए हैं उस भाषा में हमें लेख देखने को मिलते हैं। सामान्यतः अशोक के अभिलेखों में उसके नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। उसके नाम की जगह पे हमें एक प्रमुख नाम देवानाम प्रियदर्शी देखने को मिलता है। तो ज़्यादातर अभिलेखों में हमें उसका नाम अशोक देखने को नहीं मिलता है, बल्कि उसकी जगह पे देवानाम प्रियदर्शी नामक नाम से उसे संबोधित किया गया है। सर्वप्रथम इसे मस्की, नित्तर और उद्गोलम अभिलेख जो कि कर्नाटक में है, इनमें इनके दोनों नामों का उल्लेख देखने को मिलता है। पहले तो जो प्राप्त हुए थे, अभिलेख प्राप्त हुए, उससे सबसे बड़ा यही कन्फ्यूज़न था कि देवानाम प्रियदर्शी किसका है, किसका नाम है। तो क्योंकि यह दूसरी तरीके का नाम है, तो कई इतिहासकार इसके बारे में गेस नहीं कर पा रहे थे कि यह अशोक का ही अभिलेख है। लेकिन जब मस्की, नित्तर और उद्गोलम अभिलेख प्राप्त हुए जो कि कर्नाटक से हमें देखने को मिला, तो उसमें दोनों नामों का उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट है गुर्जरा, जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में गुर्जरा नामक स्थान से जो अभिलेख प्राप्त हुआ उसमें भी दोनों नामों का उल्लेख है। फिर से देखते हैं, मस्की, नित्तर और उद्गोलम जो कि कर्नाटक में है, इसमें दोनों नामों का उल्लेख है। और मध्य प्रदेश के गुर्जरा नामक स्थान से जो अभिलेख प्राप्त हुआ इसमें भी दोनों नामों का उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट इस अभिलेख कितने प्रकार के होते थे? तो अभिलेख मुख्यतः 3 प्रकार के थे। पहला था शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहालेख। गुहालेख में उकेर कर लिखा जाता था। स्तंभ लेख में स्तंभ के आकार का पत्थर होता था, उस पर लिखा जाता था।
नेक्स्ट इज शिलालेख। शिलालेख में दो प्रकार थे, एक था दीर्घ शिलालेख और दूसरा था लघु शिलालेख। दीर्घ शिलालेख में जो लेख लिखे होते थे उनकी संख्या कितनी थी? 14 थी, यानी कि 1 2 ऐसे डॉट डॉट करके 14 संख्या तक लेख लिखे होते थे, कुछ इस प्रकार से जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। ये कितने स्थानों से प्राप्त हुआ है? तो यह 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है। मानसेहरा और सहबाजगढ़ी से जो प्राप्त हुए हैं उनमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग देखने को मिलता है, बाकी ब्राह्मणी लिपि में है। तो दीर्घ शिलालेख में दीर्घ शिलालेख जो है वो उसकी संख्या कितनी है? 14 संख्या है। कितने स्थानों से प्राप्त हुआ है? 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है, जिसमें मानसेहरा और सहबाजगढ़ी से जो लेख प्राप्त हुआ है वह खरोष्टी लिपि में था, जबकि बाकी जो लेख हमें प्राप्त हुए हैं वह ब्राह्मणी लिपि में थे। आइए बात करते हैं इन लेखों में क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहले में पशुवध की निंदा के बारे में बताया गया है। दूसरा है चोल पांड्य श्रीलंका के ताम्रपर्णी चोल पांड्य श्रीलंका जो कि ताम्रपर्णी उस समय काल में उस नाम से संबोधित किया जाता था। जैसे पड़ोसी देशों का उल्लेख देखने को, पड़ोसी देशों में जो लोक कल्याणकारी कार्य अशोक द्वारा किए गए थे, जैसे कुआं, चिकित्सालय आदि का जो कल्याणकारी कार्य किए गए थे उनके बारे में लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज युक्त रज्जुक, और तीसरा जो लेख था उसमें इसमें कुछ जो प्रमुख हैं उनके बारे में ही हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट इज युक्त रज्जुक और प्रादेशिक नामक अधिकारियों का लेख हमें अधिकारियों के नामों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तीसरे लेख में हमें युक्त रज्जुक और प्रादेशिक अधिकारियों के नामों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ओके गाइज, इसमें जो जो महत्वपूर्ण है लेख उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, पूरे 14 के बारे में नहीं बात करेंगे। जो 5वां लेख है ये 5th है। ओके गाइज, 5वें लेख में धम्म महामाद्य अधिकारी का उल्लेख मिलता है। धम्म के प्रचार प्रसार हेतु एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी जो कि धम्म महामाद्य अधिकारी था। यह धम्म के प्रचार प्रसार हेतु नियुक्त किया गया था। इसकी जो नियुक्ति की गई थी वह था राज्याभिषेक के 13वें वर्ष बाद। नेक्स्ट 6वें लेख में हमें सक्रिय प्रशासन का उल्लेख देखने को मिलता है। 6वें लेख में हमें सक्रिय प्रशासन का उल्लेख देखने को मिलता है। 8वें में हमें बिहार यात्रा छोड़कर धम्म यात्रा करता है। अशोक जो है वो विहार यानी घूमने फिरने के स्थान पर धम्म यानी कि जो धार्मिक यात्रा करता था, इसके बारे में लेख देखने को मिलता है। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष उसने बोधगया की यात्रा की, ऐसा हमें उस लेख में देखने को मिलता है। 9वें लेख में हमें स्वर्ग शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। 9वें लेख में हमें स्वर्ग शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। 12वें लेख में नेक्स्ट इज 12वें लेख में हमें सभी धर्मों के सार तत्व में वृद्धि की कामना तथा अधिकारी धम्म महामात्र व स्त्री महामात्र शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। ओके गाइस, 12वें लेख में सभी धर्मों के सार तत्व में वृद्धि की कामना की गई है तथा अधिकारी धम्म महामात्र व स्त्री महामात्र अधिकारी शब्दों का उल्लेख देखने को मिलता है। सबसे बड़े लेख की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा लेख है 13वां लेख, जिसमें कलिंग विजय के बारे में उल्लेख देखने को मिलता है। 9th ईयर ऑफ राज्याभिषेक, मतलब राज्याभिषेक के 9वें वर्ष उसने जो विजय प्राप्त की थी उस विजय का उल्लेख कलिंग विजय के बारे में उल्लेख किया गया है 13वें लेख में। धम्म विजय को श्रेष्ठ बताया गया है इसी लेख में, क्योंकि ये सबसे बड़ा लेख है तो इसमें कई सारे पॉइंट्स को कवर किया गया था, जिसमें धम्म यानी कि धार्मिक जो कार्य थे उस धम्म विजय को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। नेक्स्ट इज 5 यूनानी राज्यों के नामों का उल्लेख इसमें देखने को मिलता है जिन्होंने धम्म को स्वीकारा, जिसमें थे चोल, पांड, श्रीलंका आदि। ऐसे 5 यूनानी राज्य थे जिनके नामों का उल्लेख देखने को मिलता है और उन्होंने धम्म को स्वीकारा था। अशुद्ध के और क्योंकि अशोक बहुत महान राजा था तो वो जानता था कि हो सकता है कि इन लेखों को लिखने में कोई त्रुटि हो जाए, तो उसने 14वें लेख में इन लेखों में की हुई त्रुटियों के बारे में उसने माफ़ी मांगा है, यानी कि अशुद्धि के लिए उसने माफ़ी मांगा है। 14वें लेख में हमें यह देखने को मिलता है। दीर्घ शिलालेख से संबंधित कुछ अन्य प्रमुख तथ्यों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहला, दीर्घ शिलालेख में 8 स्थानों से प्राप्त हुआ था। यह मानसेहरा है, सहबाजगढ़ी है, धौली, जौगढ़, कलिंग क्षेत्र से। इसमें 13वां दीर्घ शिलालेख 8 स्थानों से प्राप्त हुआ था, जिनमें कुछ प्रमुख थे जिनके बारे में हमने अभी चर्चा किया था। उनका नाम फिर से है मानसेहरा, सहबाजगढ़ी, धौली और जौगढ़, जो कि कलिंग क्षेत्र में था। कलिंग क्षेत्र पर उसने विजय प्राप्त किया था। इस वजह से उसने जो जौगढ़ और धौली था इसमें 13वें शिलालेख का उसने उल्लेख नहीं किया है, जिसमें उसने कलिंग विजय के बारे में लिखा था, क्योंकि उसका यह मानना था कि बार बार वहाँ की प्रजा उसे पढ़ेगी और उसको यह एहसास होगा कि
अशोक ने ही हमें हमारे राज्य को हड़पा है और हमारी स्वतंत्रता को छीनी है। तो इस वजह से उसने जो कलिंग क्षेत्र था जिसमें जौगढ़ और धौली नामक 2 स्थान थे, यहाँ से जो प्राप्त हुए थे लेख, उसमें 13वें शिलालेख का उल्लेख देखने को नहीं मिलता है, बल्कि इसकी जगह पर एक पृथक बात सारी प्रजा मेरी संतान है लिखा मिलता है। इन्हें पृथक शिलालेख भी कहा जाता है, इस लेख को पृथक शिलालेख भी कहा जाता है। ओके गाइज, इन जगहों से जो प्राप्त हुए लेख हैं उन्हें पृथक शिलालेख भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 13वें पॉइंट का उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज कंधार जो एक स्थान है जो कि अफगानिस्तान में है। कंधार के सर-ए-क्यूना में एक लेख मिलता है जो कि द्विभाषीय अभिलेख था। कंधार के सर-ए-क्यूना नामक स्थान से जो लेख मिलता है उसमें वह एक द्विभाषीय अभिलेख था। वो और जिन भाषाओं का उपयोग किया गया था वह था यूनानी भाषा लिपि और अरमाइक भाषा लिपि। ओके गाइज, इसमें सभी पॉइंट्स आप देख रहे होंगे, सभी इंपॉर्टेंट हैं और नोट्स के फॉर्म में है, तो आप सभी पॉइंट्स को नोट डाउन करें और वीडियो को 2 से 3 बार देखें तो आपको भी सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट इस तीसरा साम्राज्ञी या रानी अभिलेख जिसे हम कहते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यह कहाँ से प्राप्त हुआ था? इलाहाबाद से प्राप्त हुआ था। इलाहाबाद या कौशाम्बी हम कह सकते हैं इसे, कौशाम्बी। इलाहाबाद या कौशाम्बी नामक स्थान से जो लेख प्राप्त हुआ था उसे साम्राज्ञी या रानी अभिलेख के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट इज भब्रू अभिलेख जो कि जयपुर में है। जयपुर के पास एक जगह है भब्रू नामक जगह, वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ था उसमें मगधाधिराज कहा गया है, अशोक को मगधाधिराज कहा गया है और त्रिरथ में आस्था प्रकट करने के बारे में कहा गया है। 5वां पॉइंट है महास्थान और सहगौरा। महास्थान यानी बंगाल, सहगौरा गोरखपुर में चंद्रगुप्त मौर्य के समय के जो नाम थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय के ये लेख है। महास्थान और सहगौरा से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें अकाल पड़ने और राहत कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। महास्थान और सहगौरा नामक स्थान जो कि से जो लेख प्राप्त हुए हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय के लेख हैं और उन लेखों में अकाल पड़ने और राहत कार्य के बारे में जो हमें जानकारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज 6वां पॉइंट है इलाहाबाद के स्तंभ लेख पर बाद में समुद्रगुप्त और जहांगीर ने भी लेख लिखवाया था। ओके गाइज, इलाहाबाद स्तंभ लेख पर बाद में समुद्रगुप्त और जहांगीर ने भी लेख लिखवाया था, अपने अकॉर्डिंग उसमें कुछ चीज़ें लिखवाई थी। इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। तो प्रश्न बनता है प्रयाग प्रशस्ति किस लेख को कहते हैं? इलाहाबाद स्तंभ लेख को प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। 7वां पॉइंट है स्तंभ लेख के बारे में हम लोग देखते हैं। ओके गाइस, स्तंभ लेखों की अगर हम संख्या की बात करें तो ये 7 इसकी कुल संख्या है। इसमें जो लेख लिखवाए गए हैं स्तंभ लेखों में जो लेख हैं 7 पॉइंट में इन लेखों को कवर किया गया है। और कितने स्थानों से प्राप्त हुई है? 6 स्थानों से प्राप्त हुई है। टोपरा में जो लेख प्राप्त हुआ है इसमें 7 बातें लिखी हैं। बाकी जगहों से जो लेख प्राप्त हुए हैं उनमें कुल 6 बातें ही लिखी देखने को मिलती है। टोपरा नामक स्थान से जो लेख मिलता है, जो शिलालेख स्तंभ लेख मिलता है उसमें 7 बातें लिखी हैं। बाकी जगहों की जो लेख हैं उन बाकी 5 जगहों से जो स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं उनमें कुल 6 बातें ही देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट इज रुम्मिन देई लेख स्तंभ लेख जो कि लुम्बिनी में था। रुम्मिन देई यानी कि लुम्बिनी से जो स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है उससे हमें कर के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। कर व्यवस्था के बारे में जानकारी हमें किस अभिलेख से देखने को मिलती है? रुम्मिन देई स्तंभ लेख से हमें कर व्यवस्था के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। और उसमें बताया गया है कि बलि यानी कि जो कर है उसे घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया था। नेक्स्ट इज अभिलेखों में जो प्रमुख शब्दों का उल्लेख देखने को मिलता है। अभिलेखों में ब्राह्मण को बंधन कहा गया है, बौद्ध को श्रमण कहा गया है, जैन को निर्ग्रह कहा गया है। ओके गाइज, अभिलेखों में जो प्रमुख शब्दों का उल्लेख किया गया है वो वर्तमान ब्राह्मण जिन्हें हम बोलते हैं वो बंधन शब्द उसके लिए, बौद्ध के लिए श्रमण शब्द का और जैनों के लिए निर्ग्रह शब्दों का उल्लेख देखने को मिलता है। निर्ग्रह नामक शब्द प्रयुक्त हुए हैं। ओके गाइज, तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। 3 प्रकार के क्षेत्रों का उल्लेख भी देखने को मिलता है। 3 प्रकार के क्षेत्रों के बारे में भी जो शब्द उल्लेखित हैं इसमें वे हैं अंतःप्रयंत। अंतःप्रयंत यानी सीमावर्ती स्वतंत्र राज्यों को हम अंतःप्रयंत बोलते हैं। विजित यानी साम्राज्य का क्षेत्र। अपरांत यानी स्वतंत्र जनजातीय क्षेत्र को हम लोग अपरांत बोलते हैं। अंतःप्रयंत यानी सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य, विजित यानी साम्राज्य का क्षेत्र, अपरांत यानी स्वतंत्र जनजातीय क्षेत्र। नेक्स्ट इज 1750 में टील पेथर नामक एक इतिहासकार को कोई अभिलेख देखने को मिलता है, लेकिन वो महत्व उसका समझ नहीं पाता है कि क्या है।
सबसे पहले 1750 में टील पेथर नामक इतिहासकार को कोई लेख मिलता है, परंतु वह उसका महत्व समझ नहीं पाता है। 1837 में भी जेम्स प्रिंसेस नामक इतिहासकार को टोपरा स्तंभ लेख मिलता है। अब लेख को पढ़ने की कोशिश करता है, परंतु वह भी असफल हो जाता है। फिर 1915 में मस्की अभिलेख प्राप्त होता है, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ थी कि देवानाम पियदस्सी, जो कि अन्य अभिलेखों में उसका नाम से अशोक को उल्लेखित किया गया था, उसकी जगह उस नाम के साथ साथ अशोक नाम भी इस अभिलेख में देखने को मिलता है। दोनों नामों का उल्लेख इस अभिलेख में देखने को मिलता है। वह 1915 में मस्की अभिलेख में हमें देखने को मिलता है, जिसके बाद यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि देवानाम पियदस्सी जो शब्द है वह भी अशोक के लिए ही प्रयोग हुआ है। इसी से यह क्लियर हो जाता है कि ये सभी अभिलेख अशोक द्वारा लिखवाए गए थे। ओके गाइज, इसके बाद फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र स्टार्ट होगा। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।